क्या आपका भी सपना है यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना और तैयारी शुरू करना चाहते हैं? तो हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनोनिमस क्वाइज के माध्यम से आप यूपीएससी से संबंधित A to Z जानकारी प्राप्त करें। ब्रिटिश काल के कानून तथा अधिनियम। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस अधिनियम ने भारतीयों को मामलों को सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी शासी निकाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पर नियंत्रण करने के लिए कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया, जो कैबिनेट का प्रतिनिधित्व करता था। अठारह का चार्टर अधिनियम कंपनी के अधिकार पत्र को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया। लेकिन उसे चीन के साथ व्यापार चाय के व्यापार के संबंध में एकाधिकार प्राप्त रहा। सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल कुछ सीमाओं के अधीन दिया गया। चार्टर एक्ट 1833। इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल की पदवी प्रदान की। उसे सभी तरह की नागरिक और सैन्य शक्तियां प्राप्त हुईं। मुंबई और मद्रास की सरकार को अपनी विधायी शक्तियों से वंचित होना पड़ा। ब्रिटिशकालीन भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अंतिम कदम था। इस एक्ट के फलस्वरूप ही प्रथमतः भारत सरकार का आविर्भाव हुआ, जिसे ब्रिटिश शासकों द्वारा अधिकृत समस्त क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त था। इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियां का भी अंत हो गया। चार्टर एक्ट 1853। इस अधिनियम के परिणामस्वरूप गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों का पहली बार पृथक्करण हुआ। इस अधिनियम के फलस्वरूप ही कंपनी के लिए लोक सेवकों की भर्ती की खुली प्रतियोगिता प्रणाली का सूत्रपात हुआ तथा डायरेक्टरों को अपनी शक्तियों से वंचित होना पड़ा। भारत शासन अधिनियम 1858। इस अधिनियम के फलस्वरूप भारत की सरकार, क्षेत्र और राजस्व ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित हुआ, अर्थात कंपनी का शासन भारत में ब्रिटिश ताज के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। भारत में ब्रिटिश ताज की शक्तियों का प्रयोग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा होने लगा। इस प्रकार कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का स्थान इस नए पद ने ले लिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कैबिनेट ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, जिसकी सहायता 15 सदस्यों वाली काउंसिल ऑफ इंडिया थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भारतीय प्रशासन पर सर्वाधिकार और नियंत्रण की शक्तियां प्राप्त थीं। गवर्नर जनरल उसका एजेंट होता था तथा वह ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारत में पहली बार प्रतिनिधिक संस्थाओं की शुरुआत हुई ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि विधायी कार्यों के समय गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में कुछ भारतीय भी शामिल हों। इससे मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां प्राप्त हुईं, जिसके फलस्वरूप विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का सूत्रपात हुआ। पोर्टफोलियो प्रणाली को संवैधानिक मान्यता मिली। इससे गवर्नर जनरल को परिषद में सुचारू कार्य व्यवहार करने के लिए नियम निरूपण की शक्ति प्राप्त हुई। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम के माध्यम से अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव के सिद्धांत का परिचय हुआ। गवर्नर जनरल को तब भी नामांकन की शक्ति प्राप्त थी, जब सदस्य अप्रत्यक्ष तौर पर चुने जाते थे। इस अधिनियम द्वारा विधायी परिषद के कार्य क्षेत्र में विस्तार हुआ। उसे बजट संबंधी चर्चा करने और कार्यकारिणी के समक्ष प्रश्न रखने की शक्तियां प्राप्त हुईं। एक नज़र मेरे चैनल पर डालते हैं।
दोस्तों, यूपीएससी एनोनिमस क्वाइज यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्या आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं और यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना है तो यूपीएससी एनोनिमस क्वाइज यूट्यूब चैनल के साथ बने रहे। दोस्तों, यहाँ हमारे तरफ से सभी यूपीएससी कोचिंग नोट्स को कलेक्ट करके फ्री में दिए जाते हैं जो आपकी तैयारी को और मजबूती प्रदान करेगी। ये नोट्स और वीडियो यूपीएससी और आईएएस टॉपर बनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। ये वीडियो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी बनाया गया है। हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।